कहावत है कि इतिहास जीतने वाले के हिसाब से लिखा जाता है। अगर हिटलर या दुर्योधन इतिहास में विजेता होते तो क्या उन्हें सिकंदर, अशोक और अकबर की तरह महान नहीं माना जाता? बाबर ने जिस मुगलिया सल्तनत की नींव हिंदुस्तान में रखी, उसमें यहां पर कई चीजें बदली। मुगलों ने कई चीजें दी, कुछ बाद में उनके नाम से जोड़ दी गईं। तो चलिए इसी बहाने हम बात करेंगे उन मिथकों की जिनमें कहा जाता है कि मुगल नहीं होते तो ये नहीं होता और वो नहीं होता। बाबर ने अपनी डायरी तुझके बाबरी में काफी कुछ अच्छा और बुरा दोनों लिखा है। उसमें हिंदुस्तान के बारे में क्या लिखा है आप खुद ही पढ़ लीजिए। हिंदुस्तान दिलचस्प मुल्क है। यहाँ के लोग खूबसूरत नहीं हैं, सामाजिक ताना बाना भी बहुत समृद्ध नहीं है, लोगों में शायरी करने का हुनर नहीं है, तमीज, तहजीब और बड़ा दिल नहीं है, कला और शिल्प में सही अनुपात नहीं है, अच्छे घोड़े, मीट, अंगूर, तरबूज यहाँ नहीं होते, बाजारों में रोटी, अच्छा खाना या बर्फ नहीं मिलती है, गुसलखाने और मदरसे नहीं हैं। मुगल न होते तो हिंदुस्तान में खूबसूरत इमारतें न होती। तर्क दिया जाता है कि मुगल न होते तो लाल किला न होता, ताजमहल न होता, तमाम खूबसूरत इमारतें नहीं होती। कुछ हद तक बात सच भी है, मगर अंग्रेजों के अपने हिसाब से लिखे गए इतिहास और आजादी के बाद लंबे समय तक गोरों की लिखी हर बात को प्रमाणिक मानने की हमारी फितरत ने हिंदुस्तान की विरासत में तमाम चीजों का क्रेडिट छीन लिया। अगर ताजमहल नहीं होता तो भी अजंता एलोरा की गुफाएं, सांची का स्तूप, खजुराहो का मंदिर, दक्षिण के भव्य मंदिर, तंजौर की मूर्ति कला मौजूद होते, शेर शाह सूरी का ग्रैंड ट्रंक रोड और मकबरा होता, बीजापुर का गोल गुंबद होता, उड़ीसा के मंदिर होते। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। बाबर न होता तो बिरयानी न होती। बिरयानी को आज के हिंदुस्तान की सबसे चर्चित डिश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिरयानी खिलाना तो एक राजनीतिक मुहावरा बन चुका है। बिरयानी शब्द फारसी के बिरिंज यानी बिरिया से बना है। इसका अर्थ होता है तले हुए चावल। मुगल चिकन बिरयानी के नाम से हिंदुस्तान भर में ठेले से लेकर 5 सितारा तक कईयों की दुकानदारी चल रही है, मगर बिरयानी को मुगलों से जोड़ना गलत है। गौर करिए, हिंदुस्तान में लखनवी और हैदराबादी बिरयानी सबसे पॉपुलर नाम है। बाबर तुर्क था और बिरयानी फारसी खाना है। बाद के मुगल बादशाह पुलाव के शौकीन थे। वैसे बिरयानी की बात चली है तो बता दें कि बिरयानी का मुगलों के अलावा चावल से भी रिश्ता नहीं है। ईरान में रुमाली रोटी के संग रखे हुए मसालेदार भुने गोश्त के कॉम्बिनेशन को बिरयानी कहते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आज मुगल खाने के नाम पर जो भी परोसा जा रहा है उसमें ज्यादातर मुगल है ही नहीं। मुगलई के नाम पर जो कबाब और निहारी हम खा रहे हैं वो मुगल सल्तनत के बाद के दौर में नवाबों और जमींदारों के यहाँ इजाद हुई है। गंगा जमुनी तहजीब और उर्दू मुगल लाए। गंगा जमुनी तहजीब का नाम आते ही अकबर का नाम जहन में आता है, मगर सूफीवाद, उर्दू और गंगा जमुनी तहजीब जैसी चीजें हिंदुस्तान में बाबर के आने के पहले से ही थीं। अमीर खुसरो बाबर से कम 250 या 300 साल पहले ही जिहाले मिस्किन मकुन तगाफुल लिखकर उर्दू की शुरुआत कर चुके थे। निजामुद्दीन औलिया भी खुसरो के समकालीन थे, जिनकी मजार को आज भी साझा हिंदू मुस्लिम विरासत का प्रतीक माना जाता है। तो अकबर जिस हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे वो बादशाह सलामत की अपनी खोज नहीं थी। अकबर अपने से पहले मौजूद दरगाहों और मज़ारों की संस्कृति को बढ़ा रहे थे। मुगल पहले आए, यूरोपियन बाद में आए। वास्को डिगामा 1498 में हिंदुस्तान पहुंचा था, जबकि बाबर 1526 में हिंदुस्तान आया। तो इतिहास की इस धारणा को भूल जाइए कि मुगल पहले आए थे और यूरोपियन बाद में।